जब इश्क का नशा इंसान के सिर चढ़ कर के बोलने लगता है तो फिर वो कोई भी हो उसको ये नहीं दिखाई देता कि वो आखिर गलती क्या कर रहा है। और ऐसा ही कुछ मामला बिहार से निकल कर के सामने आता है। इस कहानी को सुनने के बाद, इस घटना को जानने के बाद वाकई एक बार आपको फिर से रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। बहुत सारे ऐसे केस आए हुए हैं जिनमें आपको दिखा होगा कि पति ड्रम में गया तो पति ढकेल दिया गया पहाड़ से। तो कभी अलग अलग जो जगह है, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग घटनाएं निकल करके सामने आती है। लेकिन एक ऐसी सच्ची घटना बिहार से जब निकल करके सामने आती है तो वो दिल को झकझोर करके रख देती है। जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार के वादे पत्नी ने किए थे, लेकिन जब वही पत्नी रो रो करके कहती है कि उसके कातिलों को सज़ा दिलवाना है, वो अपने हाथों से देगी। और उसके बाद जब पुलिस खुलासा करती है तो फिर पुलिस से ही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर सज़ा इसको कौन देगा। चलिए पूरी घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है कहाँ का और आखिर इसमें हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। घटना की शुरुआत बिहार के जिला किशनगंज से होती है और इसी का एक थाना लगता है बिशुनपुर। तो इसी में एक गांव है, उसी गांव में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रिजवान। रिजवान शुरू से ही घर पे रहा था और वो अपने काम धाम में लगा रहता था। परिवार ठीक ठाक था और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के रिजवान बखूबी चल रहा था। धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगता है, तो रिजवान ये सोचता है कि उसे विदेश कमाने जाना चाहिए। लेकिन वो विदेश जाता इससे पहले उसके परिवार के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक काम करो, विदेश जाओगे तो 2-3 साल तो लग ही जाएंगे, इससे अच्छा शादी कर लो और शादी करने के बाद जाओ, ताकि घर में एक बहू आ जाएगी तो फिर वो घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेगी और जो भी कार्य होगा वो स्वयं कर लिया करेगी। ये बात सुन करके रिजवान को भी सही लगता है। वो सोचता है कि चलो ठीक है, अगर परिवार के लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो उसे कर ही लेना चाहिए। और यही सोच करके रिजवान के अपने परिवार से कहता है कि ठीक है, रिश्ता देखिए। रिजवान के जो पिता होते हैं वो रिश्ता देखने लगते हैं और तमाम जगहों पे रिश्ते देखे जाते हैं और रिश्तों में एक परिवार पसंद आता है, जिस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम रिजा परवीन होता है। परवीन को जो ये रिजवान है वो पसंद आता है और रिजवान को परवीन पसंद आती है। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, एक दूसरे को ये दोनों पसंद कर लेते हैं और फिर एक डेट मुकर्रर कर दी जाती है। और इन दोनों के निकाह की डेट जब नज़दीक आती है तो इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही होती है। अब निकाह हो जाता है और निकाह के बाद परवीन जो है वो अपने शौहर के घर यानी कि रिजवान के घर पहुंच जाती है। अब जब रिजवान के घर पहुंचती है तो फिर इधर जो परवीन है, अब जैसे ही घर की जिम्मेदारियों को संभालती है, उठाती है, तो फिर अपने पति यानी कि रिजवान को ये कहती है कि आखिर आप घर पर कब तक रहेंगे, क्यों ना आप विदेश चले जाएं और जा कर के वहीं पर अपना कोई जॉब कर लें, ताकि वहाँ से अगर आएंगे तो पैसे ज़्यादा रहेंगे तो फिर आकर के यहाँ अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लेंगे। अब जैसे ही ये बात रिजवान सुनता है तो उसको भी लगता है कि उसकी पत्नी उसको सही ही सलाह दे रही है और चलो ये सही है, अगर ऐसा कह रही है तो हमें कर ही लेना चाहिए। अब जो रिजवान शादी के महज 13 दिन ही हुए थे अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारता, लेकिन उसकी पत्नी के ज़िद के आगे रिजवान की एक नहीं चली। रिजवान पासपोर्ट बनवाया हुआ था, अपने दोस्त से एक वीज़ा मंगाता है, मेडिकल की प्रक्रिया पूरी करवाता है और मात्र शादी के 13 दिन बाद ही वो विदेश चला जाता है और जा कर के वहीं पर जॉब करने लगता है। इधर जो परवीन है उसने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना शुरू कर दिया। परिवार की जो भी जिम्मेदारी थी वो लेकर के चलती थी और बगल में ही लॉज था, बगल में ही बाज़ार थी, सब कुछ जो सुविधाएं थी वहीं पर मौजूद होती हैं और वो अपनी सारी सुविधाओं को पूरा कर लिया करती थी। इधर रिजवान से परवीन की फ़ोन पे बातचीत हुआ करती थी और बहुत ही इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी थी। दोनों एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे। इनके जीवन में अब किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। लेकिन जब रिजवान वक्त गुजरता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर जाता है, रिजवान अब घर आने की जब बात करता है तो परवीन उसे मना कर देती है। वो कहती है कि आखिर अभी आप आएंगे तो अभी पैसे ही कितने हुए हैं,
अगर इतने में आकर के यहाँ पर अगर कोई जॉब देखेंगे तो फिर कोई बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस खुल नहीं पाएगा। एक काम करिए कि आप थोड़ा और टाइम गुजारिए। और भी टाइम गुजारा जाता है, यानी कि रिजवान लगभग लंबा टाइम गुजार लेता है, लगभग 8 से 10 साल का जब वक्त गुजर जाता है तो रिजवान कहता है कि अब वो घर आएगा, फिर भी उसकी जो पत्नी है उसे आने नहीं दे रही थी। सोचिए, शादी के महज 13 दिन बाद रिजवान विदेश चला गया और उसके बाद जब वो आने को घर कह रहा है तो उसकी पत्नी आने नहीं दे रही है, लेकिन रिजवान एक नहीं सुनता है और रिजवान फिर अपने घर वापस यानी अपने मुल्क वापस आ जाता है। और जब मुल्क वापस आता है तो जो परवीन होती है, परवीन को ये बात नागवार गुजरती है। अब वो कहती है कि वो क्यों चले आए हो, तमाम उससे बहस भी होती है, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रात के वक्त जब रिजवान सोया हुआ होता है तो फिर दोनों पति पत्नी के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब सुबह होती है तो सुबह के वक्त जो परवीन है वो रोने लगती है, चीख करके रोने लगती है, दहाड़े मार करके रोने लगती है कि उसके पति का किसी अनजान लोगों ने, चोरी करने आए चोरों ने उसके पति का कत्ल कर दिया है, या फिर क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौके पर मोहल्ले के जो लोग होते हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर लोग उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। मौके पर प्रशासन भी आती है, लेकिन प्रशासन जब आती है तो प्रथम दृष्टया जब देखती है तो फिर सारा जो सामान था वो बिखरा हुआ था और रिजवान के सिर पर चोट थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर के सामान को जब बचा रहा होता है उसी दरमियान उसके जो चोर होते हैं उसको दीवार में लड़ा देते हैं या फिर पत्थर में पटक देते हैं, जिससे रिजवान की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब जैसे ही रिजवान की डेथ होती है फिर चोर चोरी करते हैं और फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं, ऐसा पुलिस को प्रथम दृष्टया लगता है। लेकिन इधर जो परवीन थी वो बहुत ही ज़्यादा चीखे निकाल करके रो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे पति का जिसने भी कत्ल किया है उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसे सज़ा दूंगी, मैं उसे मारूंगी। तमाम इतना ज़्यादा रो रही होती है कि कहीं ना कहीं उसके रोने पर पुलिस को ही शक हो जाता है। सोचिए, पुलिस अपने जांच को आगे बढ़ा रही होती है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो इस प्रकार रो रही होती है, इतना ज़्यादा रो रही होती है, इतना ज़्यादा बोल रही होती है कि पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो ना हो इसी ने इस प्रकार का काम कर दिया हो, इसी ने का किसी ऐसा तो नहीं है किसी से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा हो जिससे इसने मर्डर करवा दिया हो, क्योंकि पुलिस के दिमाग में अलग अलग उपजती रहती है। और इसीलिए पुलिस जो शक की सुई है किसी और पे न घुमा करके सीधा परवीन के ऊपर ला देती है। अब परवीन से पुलिस बातचीत करती है, लेकिन परवीन साफ इनकार करती है कि वो पुलिस उससे पूछती है कि क्या आपके किसी से बात होती थी या फिर किसी पर आपको शक है, तो पुलिस के जो सवाल होते हैं उसको जो परवीन होती है वो साफ मना कर देती है। लेकिन जब साफ मना करती है तो फिर इधर जो परवीन होती है, परवीन को पुलिस उठा भी नहीं सकती थी। अब पुलिस कहीं ना कहीं सोचती है कि वो अपने तरीके से काम करे और पुलिस परवीन का फ़ोन लेती है और फ़ोन लेकर के उसके नंबर को जो CDR है वो निकालती है। और जब CDR खंगाली जाती है तो फिर वो एक सच निकल करके सामने आता है जो पूरी कहानी को ही पलट करके रख देता है। अब पुलिस सीधा परवीन के घर पे जाती है और वहाँ से उसको उठा लेती है और उठाने के बाद थाने में बिठाती है और बिठा करके उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो परवीन इधर उधर की बातें घुमाती है, लेकिन जो परवीन से पुलिस अपने रवैये से एक बार पूछने का प्रयास करती है। कहती है कि देखो, तुम्हारी सच्चाई जो है वो सामने आ चुकी है, तुम्हारी कॉल डिटेल ने सारी पोल खोल दी है। अब बेहतर यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो और सारी जो सच्चाई है वो हमें बता दो। अब जैसे ही ये बात परवीन सुनती है, अब लगता है कि अब छुपाने को कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए उसने अब सारी कहानी जो सच्चाई थी वो अब सामने खोल करके रखना ही उचित समझ लिया। अब इधर जो परवीन है अब वो एक कहानी बताती है, वो एक सच्चाई बताती है, जिसको सुन करके पुलिस के ही नहीं बल्कि जिन लोगों ने इस खबर को सुना उन सब के हाथ पैर फूल जाते हैं और सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दरअसल परवीन ने बताया कि परवीन का पहले से ही किसी लड़के से अफेयर चल रहा था। दरअसल वो लड़का होता है अनवर होता है जो उसी का पड़ोसी होता है।
शादी के महज 13 दिन बाद जब पति चला जाता है तो फिर इसकी मुलाकात पड़ोस में ही रह रहे अनवर से होती है। अनवर से इसकी मुलाकात जब होती है तो इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। इनकी मुलाकात कब हुई थी ये कहना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जब रिजवान विदेश चला गया तभी उसकी मुलाकात अनवर से होती है और फिर अनवर से इसकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। अब इधर जब अनवर से इसकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है, इन दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज होता है, इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और फिर इधर एक नई कहानी जन्म लेने लगती है, यानी कि परवीन और अनवर की प्रेम कहानी। परवीन को जब भी मौका मिलता था वो अपने प्रेमी अनवर को अपने घर में बुला लिया करती थी, या फिर जब भी उसको मौका मिलता था वो अनवर के घर में चली जाया करती थी या फिर कभी खेत में चली जाया करती थी। तमाम ऐसी जगहें थी जिन जगहों पे बहाना बना करके वो घर से निकलती और निकलने के बाद जा करके अपने प्रेमी यानी कि अनवर से मिला करती थी। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और वक्त के साथ साथ जब अनवर लगभग 3 से 4 महीने का जब उनका रिलेशन बनता है, उसके बाद इन दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध बनते हैं, इस दरमियान जो परवीन होती है वो गर्भवती हो जाती है। अब परवीन जब गर्भवती होती है तो रिजवान कहता है कि इस बच्चे को गिरा दो, लेकिन जो परवीन होती है वो कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। लेकिन जैसे ही रिजवान इस बात को सुनता है वो थोड़ा सा डर सा जाता है, सहम सा जाता है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें इस बच्चे को गिरा ही देना बेहतर होगा, क्योंकि समाज में क्या मुंह दिखा पाओगे, ऐसा सभी को शक हो जाएगा। अनवर की बात को परवीन मानती है और फिर वो बच्चे को दवा खा करके गिरा देती है। अब जैसे ही ये सिलसिला अब लगातार चलता है, इन दोनों के बीच का जो प्यार है वो परवान चढ़ रहा था। इसी बीच जब भी रिजवान अपने घर आने की बात किया करता था तो परवीन उसको मना कर दिया करती थी। वो कहती थी कि नहीं, अभी घर आने की क्या ज़रूरत है, अभी आप और पैसे कमाओ। इधर तो वो जो अपनी पूरी जवानी थी वो अनवर पे लुटा रही थी और वो अनवर के प्रेम में पागल हो चुकी थी। उसको जो शारीरिक सुख चाहिए था वो तो उसको मिल ही रहा था, और इसीलिए जो परवीन है वो रिजवान को मना कर रही थी। अब इधर अनवर और परवीन की जो प्रेम कहानी है वो अब आसमान छूने लगी थी, यानी कि लगभग 10 साल का जब वक्त गुजर जाता है, इसी दरमियान कहीं ना कहीं इसको रिजवान को अपनी पत्नी पे शक होता है और कहते हैं कि प्यार या फिर चोरी कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, कहीं ना कहीं खुलासा हो ही जाता है। और इस बात की जानकारी गांव के मोहल्ले के लोगों को जब होती है तो सभी लोग कहीं ना कहीं रिजवान को फ़ोन करके बताते हैं कि यार तुम्हारी पत्नी का अनवर से अफेयर चल रहा है और तुम आकर के इसे क्यों नहीं रोकते। ये बात रिजवान को लगभग 6 सालों से पता थी। एक बार ये बात जब उससे वो बोलता है तो परवीन कहती है कि मोहल्ले वालों का क्या है, अगर मैं किसी से कोई अपना काम करवा लूँ तो सभी जलते हैं। इस प्रकार की बातें कह करके वो रिजवान को भ्रमित कर दिया करती थी, लेकिन हद हो जाती है। लगभग जब 10 साल का जब वक्त गुजर जाता है तो जो रिजवान होता है वो आने की जब जिद करता है घर पे, तो परवीन उसको बार बार मना करती थी। तो कहीं ना कहीं रिजवान को भी ये शक होता है और वो वापस घर पे आ जाता है। और जब घर पे आता है तो ये बात अनवर को और परवीन को नागवार गुजरती है। जब रात को दूसरी रात को जब अनवर जो रिजवान है वो सोया रहता है, इसी दरमियान जो परवीन है वो दरवाज़ा घर का खोल देती है और खोलने के बाद अनवर जो है वो अंदर आता है और सो रहे रिजवान के सिर पर पत्थर दे मारता है। और वहाँ से जब वो देखता है कि रिजवान मर चुका है, फिर वो सामान को इधर उधर बिखेरते हैं और बिखरने के बाद जो अनवर है वहाँ से फरार हो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है, परवीन का रो रो करके बुरा हाल होने लगता है। एक पूरा नाटक रच देती है और कहती है कि वो अलग अलग पहलुओं से जांच करके कातिल का पता लगाएं, वो उसको अपने हिसाब से सज़ा देगी, इस प्रकार का उसका बयान होता है। लेकिन जब उसी दरमियान उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे कितने मर्दों से संबंध है, तो उसने कहा कि मुझे खुद ही नहीं पता है कि मेरे कितने मर्दों से संबंध है और आखिर मैं ऐसा क्यों करती हूँ, आखिर मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। तमाम वो बातें कहती है कि उसके अनेकों मर्दों से संबंध है, जिसमें अनवर भी होता है। अनवर के अलावा भी जो परवीन होती है उसके अलग अलग मर्दों से संबंध होते हैं। बगल में ही लॉज होता है, तो कभी किसी और लड़के से कभी किसी और लड़के से वो शारीरिक संबंध बनाया करती थी, यानी कि कहीं ना कहीं उसके कई मर्दों से संबंध थे। ये उसने अपने बयान में भी कहा था। फिलहाल पुलिस ने जब इस बात को सुना कि एक औरत जिसने अपने ही पति का कत्ल करवा दिया अपने प्रेमी से, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाती है।
और ऐसा ही ये पहली बार नहीं होता है पुलिस के सामने ये केस, बल्कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग केस निकल कर के सामने आ रहे हैं। एक लड़की का आपने केस सुना होगा जो जयपुर की है, और उसने अपने ही चाचा के लड़के के साथ प्रेम रच करके अपनी माँ का कत्ल कर दिया, अपने पिता का को मौत की नींद सुला दी। और वो इसलिए होता है क्योंकि उसको सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी की 14 करोड़ रुपए का लालच होता है, इसलिए अपने उसने माता और पिता दोनों को मौत की नींद सुला दी। फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।